हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2022 की जो आंसर की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट ए के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगला जो वीडियो रहेगा वो पार्ट बी पे रहेगा, है ना। पार्ट वाइज हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए जो है उसमें बेसिकली हमारे जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं, मध्य प्रदेश हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर है, उनके क्वेश्चंस बेसिकली आपके पार्ट ए में होते हैं। एमपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो बाकी जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं भी दिया है उनको भी जरूर देखना चाहिए, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चंस का लेवल इस बार काफ़ी डिफिकल्ट रहा है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ भी लोअर साइड में रहेगा। हालांकि उसको जल्दी मैं पोल क्रिएट करूंगा, आज पोल क्रिएट हो जाएगा तो उसके माध्यम से हम लोग फिर कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो ये आपका सेट ए है। पहला क्वेश्चन है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान क्या था। देखिए, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था कौन सा? ये था आपका उज्जैन। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था उज्जैन। इंग्लिश में क्वेश्चन है, द ओरिजिनल प्लेस ऑफ गुर्जर प्रतिहार ऑफ कन्नौज वाज, एंड दैट इज बेसिकली उज्जैन। तो आप याद रखें कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ था। चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ था? और यह है आपका दुधई शिलालेख। दुधई शिलालेख में चंदेल शब्द का प्रयोग किया गया था। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज इस तरह से क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाना इतना आसान नहीं होता है। इन विच इंस्क्रिप्शन इज द वर्ड चंदेल यूज्ड? तो चंदेल शब्द इस्तेमाल हुआ था दुधई इंस्क्रिप्शन में। इसको आप लोग यहां पर याद रखेंगे, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। अब ये क्वेश्चन आमतौर पे हम लोगों ने एग्जाम के लिए कई बार डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन बेसिकली मैं कह सकता हूं बहुत इजी तो नहीं, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन है। जिसने भी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है उनको ये क्वेश्चन मोस्टली याद रहता है, और इसका सही आंसर है होसंग शाह। होसंग शाह ने मांडू के किले का निर्माण करवाया था, तो ये इसका सही आंसर क्या हुआ? होसंग शाह। तो इंग्लिश में यदि हम क्वेश्चन देखें तो इसको क्वेश्चन है, विच रूलर बिल्ट द फोर्ट ऑफ मांडू, तो दैट वाज बेसिकली होसंग शाह। होसंग शाह का मकबरा भी वैसे यहां पे स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छत्रसाल दशक की रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक की रचनाकार कौन है? और ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था वैसे सच। ये है कवि भूषण। कवि भूषण बेसिकली है हमारे छत्रसाल दशक के रचनाकार कवि भूषण। तो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं बहुत इजी तो नहीं कहूंगा कि हर किसी की जुबान में रहे, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में जरूर क्लास में डिस्कस किया गया था, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैन मंदिर है दोवकुंड। दोवकुंड कहां स्थित है? और ये स्थित है, ओके इंग्लिश वाला तो क्वेश्चन हम देखा नहीं, लेट मी डिस्कस अबाउट द इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन एज वेल। हु इज द ऑथर ऑफ छत्रसाल दशक? और ये कौन है? ये है कवि भूषण। कवि भूषण छत्रसाल दशक के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैन मंदिर दोवकुंड कहां स्थित है? तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आपका मुरैना में। तो मुरैना में दोवकुंड स्थित है। हालांकि ये भी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिस्कस किया जाता है, लेकिन फिर भी याद रखिए, जैन मंदिर दोवकुंड, वेयर इज द जैन टेम्पल दोवकुंड सिचुएटेड? तो ये कहां पे है? ये है आपका मुरैना में। मुरैना की वैसे गजक बड़ी फेमस है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। The evolution of provincial finance in British India के लेखक कौन है? The evolution of provincial finance in British India, मतलब provincial finance क्या होता है? मतलब जो प्रांतों का जो वित्त है उसकी एवोल्यूशन की बात करें ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, तो इसके लेखक कौन थे? और इसका सही आंसर है ये है डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना हालांकि मुश्किल रहता है, लेकिन चूंकि डॉक्टर अंबेडकर हैड बीन वेरी फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम मध्य प्रदेश, चूंकि महू में इनका जन्म हुआ था, दैट्स वाई इनके बारे में थोड़ा पढ़ना होता है आपको, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के ऑथर हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7th क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों या महात्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं। कोरकू जनजाति कितनी बार, साल में कितनी बार जो बलि देने की प्रथा है यहाँ पे, और ये है आपका 2 बार। साल में 2 बार जो है बलि देने की प्रथा है, और इसके थ्रू जादुई शक्तियों महात्माओं को बलि देकर प्रसन्न किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है,
हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर डू द कोरकू ट्राइब्स अपीज द मैजिकल पावर्स एंड स्पिरिट्स बाय मेकिंग सेक्रीफाइसेस, तो ये है 2 टाइम्स, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अगला क्वेश्चन है भील जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। भील जाति की यदि हम बात करें, इनके जो कई सारे सब ट्राइब भी हैं, भील हैं, भिलाला हैं, पटेलिया हैं, रथिया है ना। इनका जो निवास है मोस्टली कहाँ पर है, मालवांचल में है। और भील जाति का प्रमुख व्यवसाय जो है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की आई मीन MPPSC, ये है कृषि। कृषि प्रमुख व्यवसाय है, तो ये याद रखें भील जाति। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ भील ट्राइब्स, ये कौन सा है, ये है एग्रीकल्चर, है ना। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ भील ट्राइब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पेपियर मैसे। पेपियर मैसे कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है। पेपियर मैसे कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है, ये है आपका उज्जैन। पेपियर मैसे कला का प्रमुख केंद्र है उज्जैन, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखें, पेपियर मैसे कला का प्रमुख केंद्र है उज्जैन। बहुत ही कम नाम सुना होगा आप लोगों ने पेपियर मैसे, तो ये है उज्जैन, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखें। मेन सेंटर ऑफ पेपियर मैसे आर्ट इज उज्जैन। ऑलराइट, पेपियर मैसे वैसे देखा है तो यह कंपोजिट आर्ट होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, कंपोजिट जो मटेरियल्स होते हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पेपर है, फिर यहाँ पे बेसिकली क्लॉथ का भी इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े और पेपर को मिक्स करके फिर उसको ग्लू में बेसिकली आई मीन लगा के प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर मैसे इस तरह से बनाया जाता है। तो ये एक आर्ट है, इसमें हम लोग मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसमें पेपर का भी इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो ग्लू है चिपकाने के लिए उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर एक यहाँ पे आर्ट तैयार करते हैं। ये है पेपर मैसे, तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो इसका मेन सेंटर क्या है, मध्य प्रदेश में इसका मेन सेंटर है उज्जैन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कौन आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया है और सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है आपका किशन सिंह ठाकुर आजाद हिंद फौज के हिस्सा थे, किशन सिंह ठाकुर। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बेसिकली फ्लो में नहीं होते, तो ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है हु इज द पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये है किशन सिंह ठाकुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मैकाल श्रेणी संबंधित है। मैकाल श्रेणी किससे संबंधित है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ ये इजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, बिकॉज ये क्वेश्चन अक्सर डिस्कस किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का जब मैप आप बनाते हो तो मध्य प्रदेश के मैप में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर विंध्यन रेंज होती है, विंध्यन रेंज में सबसे पहले कैमूर रेंज है, फिर इसके बाद यहाँ पे भांडे रेंज है। तो ये बेसिकली विंध्यन रेंज का पार्ट है। यदि आप सतपुड़ा रेंज की बात करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैकाल है, फिर महादेव है जो कि होशंगाबाद नर्मदापुरम जो प्रेजेंट टाइम में हो चुका है। इसके बाद हल्का गाबिलगढ़ रेंज भी यहाँ पे हल्का टच करता है। बाद में लास्ट में राजपीपला रेंज है जो कि बेसिकली अलीराजपुर झाबुआ के आसपास के रीजन में है। नाउ लुक एट हियर, तो यहाँ पे मैकाल श्रेणी संबंधित किससे है, मैकाल श्रेणी की यदि बात करोगे संबंध किससे है, यह है सतपुड़ा श्रेणी से, सतपुड़ा श्रेणी का पार्ट है। तो ये है मैकाल रेंज। इंग्लिश में क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको हम देख लेते हैं। इंग्लिश से पूछा गया मैकाल रेंज इज रिलेटेड टू, तो मैकाल रेंज किससे संबंधित है, मैकाल रेंज आपकी सतपुड़ा रेंज से संबंधित है ना। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अगला क्वेश्चन है जोहिला नदी का उद्गम स्थल क्या है, जोहिला नदी। ये देखो ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है, तो दैट्स व्हाई इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन फॉर यू। और ये कौन सा है, ये है मैकाल रेंज से उद्गम होता है। और हमने डिस्कस किया था पहले 3 नदियां उद्गम होती हैं। एक तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है मैकाल रेंज से जो कि अमरकंटक से होती है, फिर उसके बाद सो नदी का उद्गम भी यहीं से होता है अमरकंटक से, और जोहिला नदी का भी उद्गम अमरकंटक से होता है जो कि मैकाल रेंज में है। और बाद में ये नदी जो है शहडोल में जाकर जोहिला नदी जो है वो किससे मिल जाती है, सोन से जाके मिल जाती है। तो ये भी थोड़ा पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिए। तो 3 नदियों का उद्गम बेसिकली एज सच अमरकंटक से होता है, मैकाल रेंज से होता है, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखें। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो यहाँ पूछा गया द ओरिजिनल प्लेस ऑफ जोहिला रिवर इज, तो कौन सा है, ये हो गया मैकाल रेंज है ना। इसको आप लोग याद रखें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन फॉर यू। कुछ क्वेश्चन बेशक से बहुत डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी भी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं। तो वैसे क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा बहुत डिफिकल्ट हैं, लेकिन पेपर का लेवल कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है मॉडरेट क्वेश्चन उनका रेशियो थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला। मांधाता गार्ज किस नदी से संबंधित है, देखो मांधाता गार्ज किस नदी से संबंधित है, ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मांधाता गार्ज के बारे में ये क्वेश्चन पहले ही पीएससी में पूछा चुका है, और हमारे जो सीरीज थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है नर्मदा संबंधित है मांधाता गार्ज। मांधाता जो है कहाँ पर है, मांधाता नगरी बेसिकली पड़ेगा आपको बेसिकली खंडवा में। तो ये चीजें हमने पहले डिस्कस किया था। विच रिवर इज रिलेटेड टू मांधाता गार्ज, तो ये है आपकी नर्मदा रिवर है ना।
आगे चलते हैं यहाँ पे, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य देश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य देश इज द मैक्सिमम वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल फाउंड? मतलब कभी ज्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है, तो ये बेसिकली कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये है एमपीपीएससी का ऑफिशियल आंसर के हिसाब से ये है खरगोन। कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश आती है, कभी कभी कम बारिश होती है, तो ये है खरगोन। तो खरगोन में मैक्सिमम वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल पाया जाता है खरगोन में। अब इसके दोनों रीजन है बेसिकली इसका रीजन ये है कि खरगोन का कुछ क्षेत्र बेसिकली यहाँ पर देखा है तो वहाँ पे बारिश होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ बारिश कम होती है। और आपको याद होगा खरगोन का कुछ क्षेत्र ऐसा है जो कि जो हमारी सतपुड़ा रेंज है उसके इस पार होता है, कुछ क्षेत्र सतपुड़ा के रेंज के उस पार है। तो सतपुड़ा रेंज के इस पार जो है तो यहाँ पर तो बारिश हो जाती है ना, लेकिन जो पीछे साइड जो क्षेत्र है, मतलब जैसे कह सकते हैं जो नॉर्दर्न साइड में है, यहाँ पर क्या होता है, बीच में सतपुड़ा रेंज है, तो ये वृष्ट छाया प्रदेश में आता है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन कि यहाँ बारिश बेसिकली कम हो जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता मतलब एक जगह बारिश हो रही है, दूसरी जगह बारिश नहीं हो रही है उसी जिले में, तो वो बेसिकली किसी कारण है, वृष्ट छाया प्रदेश के कारण होता है। दैट्स वन ऑफ द रीजन। तो ये है खरगोन। ठीक है, तो 14 का सही आंसर क्या हुआ? ये हुआ खरगोन। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया बिजुरी झगराखंड खान किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है? बिजुरी, अब देखिए बिजुरी लोकेशन तो आई एम श्योर आप जानते ही होंगे, ये बेसिकली हमारे सुहागपुर कोयला क्षेत्र में आता है बिजुरी। और सुहागपुर कहाँ पे आएगा? सुहागपुर आएगा आपके शहडोल में, है ना। तो मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं है। बिजुरी यदि आपने टर्म सुना होगा कभी, तो बिजुरी झगराखंड माइंस इज रिलेटेड टू सुहागपुर कोल रीजन। सुहागपुर की बात करो तो मध्य प्रदेश का एज ऑफ नो सबसे बड़ा कोल रीजन भी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा मोटी लेयर कोल की कहाँ पाई जाती है? ये है सिंगरौली में। तो भी आपको पता होना चाहिए, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंगरौली में कोल की सबसे मोटी लेयर पाई गई है ना। कितने ही 135 मीटर कोल लेयर पाई गई है, तो वैसे काफी बड़ा एक कंपोजिट है वहां पे। चलिए आगे चलते हैं। मध्य देश किस पेटी में सर्वाधिक मैग्नीज भंडार है? मध्य देश किस पेटी में सर्वाधिक मैग्नीज भंडार है? मैग्नीज की जो खान है वो कहां पर है हमारे मध्य देश में? सभी लोग जानते हैं ये बालाघाट में है, बालाघाट के भरवेली में। और एक क्वेश्चन इवेंटली पूछा भी गया था पहले, तो बालाघाट छिंदवाड़ा की जो पेटी है इसमें सर्वाधिक मैग्नीज भंडार मिलेगा आपको। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सही हुआ। तो लेट मी गेट दिस वन, जस्ट वन सेकेंड। विच इज द हाईएस्ट मैग्नीज स्टोरेज बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो ये कौन सा होगा? ये होगा बालाघाट छिंदवाड़ा बेल्ट हमारे मध्य प्रदेश का। क्योंकि बालाघाट में भारवेली माइन है, तो भारवेली माइन मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है और इसलिए यहाँ पे बालाघाट का नाम आ जाएगा, छिंदवाड़ा से लगा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज और भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, कि बालाघाट में एक मलाजखंड नाम के क्षेत्र में कॉपर की माइन भी है, जो भी आपको याद रखना है ना। चलो ये क्वेश्चन तो कह सकते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी सागर बांध स्थित है। गांधी सागर डैम कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ये हुआ आपका सोन नदी, ताप्ती नदी, तवा नदी या चंबल नदी। देखो गांधी सागर डैम कहाँ है? चंबल नदी पर है। और चंबल नदी पे कई सारे डैम है, वैसे गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर डैम भी यहाँ पर है, राणा सागर डैम। तो ये सारे डैम यहाँ पे हैं। कोटा बैराज ही बेसिकली हमारी चंबल रिवर में ही पड़ता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये है चंबल नदी पे गांधी सागर डैम, है ना। ये क्वेश्चन भी मैं कह सकता हूँ लगभग इजी लेवल क्वेश्चन ही आप कहोगे इसको। तो गांधी सागर डैम सिचुएटेड ऑन द चंबल रिवर। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियों से होता है और बाद में ये जो नदी है बाद में यमुना नदी से जाके मिल जाती है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र हमारे रीवा जिले में है। 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे जब कभी आपको मौका मिलेगा तो दैट्स लाइक ओशन जैसा फीलिंग आती है, मतलब हर जगह आपको प्लेट ही प्लेट दिखाई देंगी। तो इसका सही आंसर क्या है? ये है आपके गुड़ जिले में, गुड़ में है। मतलब गुड़, हालांकि ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना दैट्स वेरी डिफिकल्ट वन, जो कि मऊगंज इज डिस्ट्रिक्ट राइट नाउ, बट अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट। जनकपुर है, गुड़ है, गोविंदगढ़ है। तो बेसिकली गुड़ है वो तहसील है जहाँ पर बेसिकली अपना सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। 750 मेगावाट का जो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र माना जाता है ना।
तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द बिगेस्ट सोलर प्लांट ऑफ ईस्ट स्टेट, तो ये आपका गुड़ में है, जो कि हमारे रीवा जिले की एक तहसील है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? और इसका सही आंसर क्या है? ये है आपका सी, नर्मदा नदी बनाई गई है रानी अवंतीबाई परियोजना। रानी अवंतीबाई परियोजना को हम लोगों ने क्लास में कई बार डिस्कस किया, कई दफा डिस्कस किया है, तो ये कह सकते हैं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, रानी अवंतीबाई तो बाद में नाम रखा गया, लेकिन इसको एक और नाम से पुकारा जाता है। आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि रानी अवंतीबाई परियोजना जो है और किस नाम से पुकारी जाती है। एक और महत्वपूर्ण याद रखना, रानी अवंतीबाई जो है उनके अंगरक्षक का नाम भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो भी आपको याद रखना है। देखिए झलकारी बाई जो है वो झांसी की रानी का है, झा से झा कनेक्ट कर लेना, और जो रानी अवंतीबाई का है दूसरा अंगरक्षक कौन थी? गिरधारी बाई। तो गिरधारी बाई जो है किसकी अंगरक्षक थी? रानी अवंतीबाई की, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और इसका सही आंसर क्या है? लाल एवं पीली मिट्टी। अब देखो ये जब वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश हमने बनाया, लेट मी फॉर्म दिस वन। यहाँ पे जो बघेलखंड का क्षेत्र आप देखेंगे तो यहाँ पे बघेलखंड का रीजन है, और मालवा क्षेत्र में मोस्टली काली मिट्टी पाई जाती है। जो अपना ये नॉर्दर्न रीजन है, जो आपका चंबल रीजन और बुंदेलखंड लगा हुआ है, ये जो रीजन है यहाँ पे आपको बेसिकली कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, है ना। लेकिन जो आपका ये वाला क्षेत्र है, बघेलखंड का क्षेत्र है, और थोड़ा और नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और कमाल की बात है, यहाँ जो लगा हुआ छत्तीसगढ़ का बेल्ट है, यहाँ भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ना। छत्तीसगढ़ के मेजर एरिया में लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है, और लाल पीली मिट्टी जो है बेसिकली चावल खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप लोग याद रखें, लाल मिट्टी की लेयर ऊपर होती है, पीली मिट्टी की लेयर नीचे होती है। बिकॉज लाल मिट्टी तो ऊपर आयरन ऑक्साइड के कारण होती है, और नीचे जो पीली मिट्टी होती है उसको जब हाइड्रेशन हो जाता है एंड बिकॉज डिस्टेंस कलर पीला पड़ जाता है, तो ऊपर की लेयर लाल होती है, नीचे की लेयर पीली होती है। ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज परमानेंटली फाउंड इन बघेलखंड? तो ये आपका रेड येलो सॉइल, और याद रहे लाल पीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ के बड़े क्षेत्र में मतलब मोस्टली क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 21st क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य प्रदेश में, ओके थोड़ा सा हल्का यहाँ पे ब्लर हो गया है, तो इंग्लिश वर्जन का भी हम लोग देख लेंगे, है ना, तो उससे थोड़ा सा आपको क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी। मध्य प्रदेश से पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब मिली? पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना, इसमें अक्सर डिस्प्यूट क्रिएट होता है। और इसका सही आंसर है वो है आपका 24 जनवरी 1994 को माना गया है। 24 जनवरी 1994 को यहाँ पर ये सही आंसर माना गया है। तो याद रखें, व्हेन डिड पंचायत राज एंड ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 रिसीव द असेंट ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? तो ये कब रिसीव हुआ? ये हुआ आपका 24 जनवरी 1994 को। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखें, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, है ना। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? अब देखो, क्षमा प्रदान करने की पार्डनिंग पावर किसके पास होगा? बड़ा बीएच बात है, राज्यपाल के पास होगा। ऐसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास होता है, वैसे राज्य में राज्यपाल के पास होता है, तो ऑब्वियसली किसके पास होगा? राज्यपाल के पास होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज आप लोग याद रखेंगे, राज्यपाल के पास ऐसा नहीं पार्डनिंग पावर खुद की होती है, ये बेसिकली यहाँ पर रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट की होती है। लेकिन यस, फाइनल जो अथॉरिटी होती है जिसके नाम पर ये पावर एक्सरसाइज की आती है, वो कौन होता है? वो है द गवर्नर, है ना। इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हु पजेस द पावर ऑफ ग्रांटिंग पार्डन्स? तो ये है द गवर्नर, है ना, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई क्लास में कई दफा डिस्कस किया है, तो क्वेश्चन वैसे काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो 4 सीटें हमने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर रखी हैं, 6 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर रखी हैं। हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो कितनी है? 21% है। रिजर्वेशन हमने दे रखा है 20%, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखें। शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है वो लगभग 17%, 17 पॉइंट कुछ है, लेकिन रिजर्वेशन हमने दे रखा है 16%, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये है आपके लिए एज पर द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव Order 2008, how many seats are reserved for scheduled tribes from Madhya Pradesh in the Lok Sabha? तो ये है 6 सीट हमने रिजर्व कर रखी है। और इवनली विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कितनी सीट रिजर्व कर रखी है बताइए जरा कमेंट करके। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी है? बहुत ही आसान है, कई बार डिस्कस किया हमने क्लास में। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई? एशिया की पहली पेपर मिल, ये कौन सी है एशिया की पहली पेपर मिल? ये है आपकी
बुरहानपुर में स्थापित किया गया है। और उस पेपर मिल का नाम क्या है? नेपानगर। कहाँ पर है स्थापित किया गया? नेपानगर में। और इवन ये भी पूछा आता है एग्जाम में कि दफा कि जो पेपर मिल हमने स्थापित किया था नेपानगर में, बुरहानपुर में, उस पेपर मिल के लिए जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब आई मीन जो पावर है वो कौन से पावर प्लांट से सप्लाई होता था? वहीं पास में एक पावर प्लांट है चांदनी ताप विद्युत घर, जहां से पावर सप्लाई होता है। तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रेफरेंस में लिख लेना। और ये है आपका 89 ग्राम न्यायालय हमारे मध्य प्रदेश में एज ऑफ नाउ वर्किंग में है। तो हाउ मेनी विलेज कोर्ट्स ग्राम न्यायालय और वर्किंग इन मध्य प्रदेश एज ऑफ नाउ प्रेजेंट टाइम? तो इसका सही आंसर है ये है आपका सी 39 और हमारे यहाँ ग्राम न्यायालय एज ऑफ नाउ वर्किंग में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 26 क्वेश्चन लेते हैं। 26 क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने। लेट्स ब्रिंग, मध्य प्रदेश इज द रेजिडेंस ऑफ हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो हमारे मध्य प्रदेश में कितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएस। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ए 46, 46 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन हालांकि कई बार डिस्कस किया गया है क्लास में भी, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजातियां हैं। तो ट्राइब्स के जो प्रकार हैं वो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं? तो ये है 46, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेलवे स्टेशन बिका, ओके, भारतीय रेलवे स्टेशन जो है, जस्ट वन सेकेंड, हाउ मेनी स्टेशन हैव बीन अलॉटेड टू इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बाय इंडियन रेलवे? तो ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है? पूछा गया भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेलवे स्टेशन विकास लिमिटेड को पुनर्विकास के लिए कुल कितने आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ये है 8, कुल 8 दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, जस्ट वन सेकेंड, कुल 8 दिए गए हैं, है ना। there are 8. How many stations have been allotted to Indian Railway Stations Development Corporation Limited by Indian Railway? तो ये है कुल 8। तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट वन, जल्दी जल्दी करते हैं, काफी टाइम हो गया। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओपियम अल्कलाइड प्रसंस्करण कार्य के लिए जाना जाता है? ओपियम, देखिए दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। इसका सही आंसर है आपका नीमच। नीमच में ओपियम अल्कलाइड प्रसंस्करण उद्योग है यहाँ पे। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स ओपियम अल्कलाइड प्रोसेसिंग वर्क? तो ये है आपका नीमच। इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश से मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है वैसे ऐसा, लेकिन अब पूछ ही लिया गया, इन्होंने पूछा ही है मैग्नीशियम कुल कितना भंडार है। भारवेली की जो माइंस है वो प्रमुख यहाँ पे पाया जाता है। और ये आपका सी 23.64 मिलियन टन हमारे मध्य से मैग्नीशियम का भंडारण है ना। इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे जहां पे डिफिकल्टी जाएगी, है ना। वैसे हर एक क्वेश्चन में देखना सही नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया आप लोगों से, और इसका सही आंसर है ये क्या है? ये है डी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं ईंधन का उन्मूलन करना, है ना। यह है हमारे यहाँ दीनदयाल जो अंत्योदय योजना है उसका प्रमुख उद्देश्य है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना इन मध्य प्रदेश? तो ये है आपका टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड एरेडिकेट पॉवर्टी इन रूरल एरिया। ये है हमारे मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रमुख उद्देश्य, दैट्स मेन एम ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन आपके सामने है। लेट्स ब्रिंग द 31st क्वेश्चन ओवर हियर। लेट्स ब्रिंग द 31st क्वेश्चन ओवर हियर। हियर इट इज। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंधक, आईएमएफ के वर्तमान प्रबंधक कौन है? दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, और ये है इसका सही आंसर बी, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने हालांकि क्लास में डिस्कस किया था। जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको डिस्कस किया था हम लोगों ने। द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, ये कौन है? क्रिस्टिना और जॉर्जिवा। तो ये आप लोग क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, तो ये नाम आप लोग यहाँ पे याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन है, भारत में 22वें विधि आयोग की अवधि होगी? तो लॉ कमीशन जो बनाया गया है भारत में 22nd, तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? तो ये है आपका ए, दैट्स 3 years, 3 साल का है। हमारे मध्य प्रदेश में जो लॉ कमीशन बनाया गया है
उसका टेन्योर 3 साल होगा। और याद रहे लॉ कमीशन जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में एज ऑफ नो जो फेमस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है उसमें एक तो नीति आयोग हो गया, दूसरा लॉ कमीशन ही है, जिसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना दिया जाता है। अगला है विश्व आर्थिक परिषद 2023 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? विश्व आर्थिक परिषद काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का जो एनुअल मीटिंग है वो कहां पे आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका दावोस में किया गया। तो यह है आपका 33 का सही आंसर क्या हुआ? यह है दावोस में 2023 की जो वार्षिक बैठक आयोजित की विश्व आर्थिक परिषद की, यह है आपकी दावोस याद रखिएगा। दावोस बेसिकली स्विट्जरलैंड में एक टाउन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस भी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश के छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना को कब प्रारंभ किया गया? काफी महत्वपूर्ण योजना है मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना। एज ऑफ नो बड़े स्केल पे मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही है, जो कि एक रेजिडेंशियल बनाई जाने की एक प्लान है, जिसमें टीचर वहीं पर रिजाइड करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स को आने वाले कल बेनिफिट हो पाए। तो सीएम राइज योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने कब शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन को हालांकि बाद में डिलीट कर दिया गया है, दैट क्वेश्चन हैड बीन डिलीटेड लेटर ऑन। लेकिन इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इस स्कीम को बेसिकली 1 मई 2020 को लॉन्च किया गया था, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखो ये इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया। तो 34वां क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी ने बाद में इसको डिलीट कर दिया था ना। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। सीएम राइज योजना को बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन अगला है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में। अब देखो इसमें क्वेश्चन दिए, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, एंड दैट्स बेसिकली इस योजना में 18 से 45 वर्ष के बीच की आयु के उद्यमी को ऋण मिलता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे, दैट्स राइट वन ओवर हियर। अगला इस योजना में उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट आपने देखा होगा, नगर निगम की जो गाड़ियां अनाउंसमेंट करते हैं उसमें लिखा है 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये 8वीं के लिए होता है, 10वीं का नहीं, 8वीं तक के लिए, मतलब 8वीं कम से कम उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला वार्षिक या 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। चलो ये स्टेटमेंट भी सही है। और लास्ट है उद्यमी को बैंक में कुछ गिरवी नहीं रखना है, तो ये भी आप लोग याद रखें। तो कुल मिला के 35 का सही आंसर क्या बताया गया? ये है बी। इस योजना में उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा डिस्प्यूट है, वार्षिक आय जो है 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो अनाउंसमेंट करती है नगर परिषद, नगर निगम की गाड़ियां, उसमें कई बार 8 लाख का भी अनाउंसमेंट किया गया है। तो इस थोड़ा डिस्प्यूट है वैसे। हालांकि इसमें एमपीपीएससी का जो सही आंसर दिया गया वो है बी। तो इसमें 8वीं उत्तीर्ण को बेसिकली यहाँ पर इस उद्यम क्रांति योजना का बेनिफिट दिया जाएगा, है ना। चलो आगे क्वेश्चन देते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन आपके सामने है। लेट्स ब्रिंग द 36 क्वेश्चन ओवर हियर, जस्ट 1 सेकेंड। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश कि किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित होती है? डिपार्टमेंट्स पूछ आते हैं कई बार एग्जाम में, इसको पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि बहुत सारे स्कीम से आजकल डिपार्टमेंट पूछ जा रहे हैं। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है? सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित की जाती है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखें। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण ये जो हमारा है इसके द्वारा बेसिकली संचालित किया जाता है। तो इसको हम लोग इंग्लिश वर्जन भी इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका इंग्लिश वर्जन में आपको थोड़ी ज्यादा करेक्ट फील होगा। पूछा गया यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स which of the following departments of the following which of the following department of Madhya Pradesh is implementing running the मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना? काफी महत्वपूर्ण योजना है ऐसे देखा जाए तो। और इसका सही आंसर है आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपार्टमेंट, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के श्री मुनीश्वर चंद्र डाबर को, मुनीश्वर चंद्र डाबर का नाम हमने इवेंटली इस पर वीडियो भी बनाया था। तो मुनीश्वर चंद्र डाबर साहब जो है 2023 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कौन से क्षेत्र से संबंधित है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और इसका सही आंसर है दवा, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र से संबंधित है मुनीश्वर चंद्र डाबर। काफी महत्वपूर्ण नाम है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेम, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर। ये मेडिसिन के क्षेत्र से संबंधित है और इनको इस बार पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया 2023 में। जो रिसेंट अवार्ड होते हैं पद्मश्री जिनको मिलता है उनके बारे में आमतौर पर यह पता होना चाहिए आप लोगों को कौन सा किस क्षेत्र में किसको दिया गया है ना। नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? नीति आयोग के जो कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक है इसमें मध्य प्रदेश से क्या स्थान रहा है? अब देखो ये क्वेश्चन बेसिकली इवनली आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां पे डिस्कस भी किया गया था, और 10 पर थोड़े पुराने डेटा डिस्कस किए आते हैं। तो ये है आपका डी, 3rd रैंक मध्य प्रदेश की रही है।
तो यहाँ पे देखिए व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द नीति आयोग्स कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2017-18, जिससे मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो ऑल ओवर इंडिया में 3rd रैंक पाई गई है ना। चलो आज थोड़ा लैपटॉप में हल्का इशू है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? भोज समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है और ये आमतौर पर सभी को पता ही है। इसका सही आंसर ये है धार में। तो धार में भोज समारोह आयोजित किया जाता है। अगला है आपके सामने, ध्यानचंद के द्वारा ओलंपिक खेल में कुल कितने गोल किए गए थे? ओलंपिक खेल में कुल कितने गोल किए गए थे? हालांकि ध्यानचंद के नाम से इस समय हमारा जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हॉकी के जादूगर बने आते हैं। तो पूछा गया ओलंपिक खेल में कुल कितने गोल आपके द्वारा किए गए थे? तो ये इसका सही आंसर है आपका 101, मतलब बहुत ही बड़ी संख्या में किए गए थे। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टेराबाइट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है। टेराबाइट किसके समतुल्य है? अब देखो यहाँ पे बाइट्स पूछा गया है, कितने बाइट्स में। अब देखो इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे आमतौर पे डेटा पता होना चाहिए। डिस्कस कर लेता हूँ। क्या होता है? किलो, मेगा, गीगा, फिर होता है टेरा, फिर पेटा होता है, फिर एक्सा होता है ना। तो ये इसका सीक्वेंस है। 1024 आपको मल्टीप्लाई करते जाना होता है ना। तो एनीवे टेराबाइट कितने के समतुल्य होगा इसमें? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपका 202 की पावर 40 है ना, 2 पावर 40 बाइट्स के बराबर है। अगला आपके सामने, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? अब देखो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछा गया आपसे और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका दैट्स बेसिकली दोनों ही है, चालक की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों ही बेसिकली इसमें है। इंग्लिश वर्जन भी दिखाया तो आपको, वरना आप बोलेंगे कि इंग्लिश वाला नहीं दिखाते आप। तो लेट मी शो द इंग्लिश वर्जन एज दिस। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज फॉर करंट फ्लोइंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दोनों के लिए है बेसिकली बताता है इसमें। तो ये दोनों ही इसमें स्टेटमेंट दोनों ही इसमें आएंगे है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग होता है? चैट जीपीटी से बहुत फेमस है इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और पूछा गया इसमें से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। अब देखो बट ऑब्वियस सी बात है, इसमें दोनों ही चीजें होंगी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, डीप लर्निंग तकनीक भी है, दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों चीजें इसमें बेसिकली ऐसे इस्तेमाल की जाती हैं। तो इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक यूज्ड इन चैट जीपीटी इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी है और साथ में डीप लर्निंग टेक्निक भी है, दोनों चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, रोबोटिक्स में आवश्यकता होती है। रोबोटिक्स में किस चीज की आवश्यकता होती है? अब इसमें देखो, इसमें बड़ा ऑब्वियस बात है, इसका सही आंसर जो है वो है आपका 10 यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुप्रयोग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग की भी है, संगणक जो वैज्ञानिक अनुप्रयोग है उनको भी है। तो कुल मिला के सारी जो इस्तेमाल होता है। तो रोबोटिक्स हर एक चीज का जो कंपोजिशन है प्रॉपर तरीके से होता है। इंग्लिश वाला देख लेते हैं। रोबोटिक्स रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सबको कंबाइन करके हम लोग रोबोटिक्स में करते हैं। अब देखो यहाँ पे हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन में थोड़ा डिफरेंस आता है, इसलिए कभी कभी इंग्लिश के जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उसको भी देख लिया करिए, बिकॉज इंग्लिश में बहुत आसान हो जाता है कई बार चीज़ें। हिंदी में उसी का ट्रांसलेशन जो है आम व्यवहारिक लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना का वर्ष क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र काफी महत्वपूर्ण बॉडी है, एज ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं उनको पावर करने का काम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही करता है। आप देखेंगे उसमें लिखा भी रहता है पावर्ड एंड प्रिपेयर्ड बाय NIC। तो NIC का एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है हम लोगों ने कई बार क्लास में डिस्कस भी किया है, इवनली एग्जाम में पहले एग्जाम पूछा भी गया था, ये था 1976। ये क्वेश्चन इवनली हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। 1976 में इसकी स्थापना की थी ना, बताया था हम लोगों ने, जब इमरजेंसी का टाइम था उस समय बेसिकली सच NIC का फॉर्मेशन किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? और इसका सही आंसर है आपका नोट्स बेसिकली ट्रेजरी है, ट्रेजरी। तो इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं इसमें जल्दी से, जस्ट 1 सेकेंड। पूछा गया आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट मिशन मोड प्रोजेक्ट, तो ये आपका ट्रेजरी है ना, बस ट्रेजरी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कृत किसने किया था? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन मैं कह सकता हूं इसको, और ये आपका टिम बर्नर्स-ली क्वेश्चन के बारे में मैंने क्लास में डिस्कस किया है, दैट्स वेरी इजी वन। आप बता सकते हैं एलन ट्यूरिंग ने किसी की खोज की थी? वैसे सारे के सारे नाम मैंने कई बार डिस्कस किया है, जॉन मैककार्थी का नाम भी मैंने डिस्कस किया कई बार क्लास में। प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है आपका मोज़ाइक।
तथा वेब ब्राउजर कौन सा है, ये है मोज़ाइक। इसको भी मैंने कई बार क्लास में डिस्कस किया है, एवली हमारे जो टेस्ट सीरीज चलती है हमारी ICT की, उसमें इसको कई बार डिस्कस किया है, ये है मोज़ाइक, है ना, फर्स्ट वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है, IRCTC वेबसाइट किस पोर्टल संबंधित है। देखो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली हालांकि सिंपल होते हैं, ऐसा क्वाइट अ वेरी इजी क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, IRCTC क्या है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट रन करती है, तो G2C मतलब गवर्नमेंट तो ऐड होगा ही होगा, तो इस हिसाब से क्वेश्चन इजी हो गया, G2C मतलब गवर्नमेंट टू कस्टमर। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का C2C कॉमर्स लागू होता है। C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, मतलब यहां पर कस्टमर से कस्टमर का रिलेशन होता है, और इसमें क्या है, ईबे भी कस्टमर टू कस्टमर है, पेपल मतलब कस्टमर टू कस्टमर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो ये दोनों ही इसमें ऑप्शन इसमें सही हो गए, है ना। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन पार्ट ए के। पार्ट ए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बिकॉज पार्ट ए का जो क्वेश्चन है वो MPPSC की बाय डिफॉल्ट किसी भी एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल है। बिकॉज MPPSC का जो सिविल सर्विस का एग्जाम है वहां पर तो 5 मिनट आती ही हैं इसकी, लेकिन साथ में जो बाकी एग्जाम्स है वहां पर तो यही पैटर्न से ही एग्जाम होता है, तो देखा तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखें। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर पार्ट बी के साथ ही जल्दी हम लोग आएंगे अगला वीडियो लेकर, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप, टेक केयर। एक और छोटी इन्फॉर्मेशन है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसुनी MPPSC, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जितने भी हमारे क्लासेस होती हैं वो प्रॉपर तरीके से उसके अपडेट शेयर किए आते हैं, जो पब्लिक क्लासेस होती हैं, और साथ में जो PDF है उनका वो भी शेयर किया जाता है। MPPSC का जो 1 ईयर बैच कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फीस हमने रखी है मात्र 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में 1 ईयर बैच कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, आप MPPSC की घर बैठे तैयारी भी कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी भी आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड, टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, आपको क्या लगता है कि MPPSC स्टूडेंट स्टार्ट करना कितना होना चाहिए, आप ये भी नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर दें। जल्दी हम लोग इसके लिए पोल भी क्रिएट करेंगे, पोल के माध्यम से जो लोगों के कितने क्वेश्चन लोगों के सही हो रहे हैं उस हिसाब से हम पोल करेंगे, और बाद में पता चलेगा कि बेसिकली कट ऑफ कितना हो सकता है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड, टेक केयर।